पिछली कक्षा में हमने अभिप्रेरणा का अर्थ, अभिप्रेरणा की परिभाषाएं, अभिप्रेरणा की विशेषताएं और अभिप्रेरणा के पक्षों पर अध्ययन किया। आज जिस बिंदु को हम लेकर आए हैं वो अभिप्रेरणा का शेष भाग है। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम आपको पढ़ाएंगे अभिप्रेरणा के सिद्धांत। तो अभिप्रेरणा के पहले सिद्धांत में अभिप्रेरणा की मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। होता क्या है इस सिद्धांत के अंतर्गत कि किसी विशिष्ट परिस्थिति में व्यक्ति कोई विशिष्ट व्यवहार क्यों करता है, इसकी प्राचीनतम व्याख्या ने मूल प्रवृत्ति के सिद्धांत को जन्म दिया। यद्यपि सर्वप्रथम विलियम जेम्स ने व्यवहारों की व्याख्या मूल प्रवृत्ति के आधार पर की, परंतु इस सिद्धांत को विकसित करने का जो श्रेय जाता है, इस सिद्धांत को विकसित करने का जो श्रेय जाता है वो विलियम मैकडूगल को जाता है, जिन्होंने 1908 ईस्वी में इस सिद्धांत को विकसित किया। मैकडूगल के अनुसार मानव मस्तिष्क में कुछ अंतर्निहित या जन्मजात प्रवृत्तियां होती हैं जो समस्त विचारों और क्रियाओं की उत्पादक या प्रेरक शक्ति है, चाहे वे व्यक्तिगत हों या सामूहिक, तथा बुद्धिजीवियों के मार्गदर्शन में व्यक्ति व राष्ट्र के चरित्र और आकांक्षाओं के क्रमिक विकास पर आधारित होता है। ठीक है, तो ये इन्होंने समझाने का प्रयास किया है मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत। आगे के क्रम में मैकडूगल ने 14 मूल प्रवृत्तियों की एक सूची प्रस्तुत की है। उनका मानना है कि प्रत्येक मूल प्रवृत्ति के साथ एक संवेग जुड़ा होता है। तो आइए चलते हैं, ये जान लेते हैं कि वे कौन कौन से 14, जैसा कि आप देख पा रहे हैं 14 मूल प्रवृत्तियां दी हुई हैं। ये मूल प्रवृत्तियां हैं, मूल प्रवृत्तियां हैं और ये संवेग, ये 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां हैं और ये उनसे संबंधित संवेग। तो जैसा आप इसमें देख रहे हैं, पहला है पलायन। पलायन में जो संवेग आता है वो होता है भय का। दूसरा है युयुत्सा, जिसमें संवेग आता है क्रोध। निवृत्ति, जिसमें संवेग है घृणा। मातृत्व, जिसमें होता है वात्सल्य। शरणागति, जिसमें संवेग होता है करुणा। काम प्रवृत्ति, जिसमें संवेग होता है कामुकता। जिज्ञासा, जिसमें संवेग होता है आश्चर्य। समर्पण, जिसमें संवेग होता है आत्महीनता। अगला है गौरव, जिसमें संवेग होता है आत्माभिमान। 10वां सामूहिकता, जिसमें संवेग होता है एकाकीपन। अगला है भोजना अन्वेषण, जिसमें संवेग होता है भूख। अगला है संग्रह, जिसमें संवेग होता है स्वामित्व का। रचनात्मकता, जिसमें संवेग होता है कृति भाव का। हास में जो संवेग होता है वो होता है आमोद का। तो इस प्रकार मैकडूगल ने 14 मूल प्रवृत्तियां बताई हैं और उनसे संबंधित संवेगों को भी बताया है। और ये ऐसी मूल प्रवृत्तियां हैं जो व्यक्ति को अभिप्रेरणा के लिए प्रेरित करती हैं। तो कालांतर में इस सिद्धांत को तो स्वीकार किया गया, परंतु बाद में जो है कुछ मनोवैज्ञानिकों ने इस सिद्धांत का विरोध भी किया।
और उसकी निम्न आलोचनाएं जो है करने की दो दो उन्होंने कारण बताए हैं। पहला है मानव के समस्त व्यवहारों के को मूल प्रवृत्त्यात्मक मानना ठीक नहीं है। दूसरा है मूल प्रवृत्तियों को मात्र 14 तक ही सीमित नहीं किया जा सकता। मतलब ये जो 14 मूल प्रवृत्तियां बताई गई हैं सिर्फ इतनी ही नहीं है, इससे अधिक भी होती हैं। इस सिद्धांत के अनुसार व्यवहार को मूल प्रवृत्ति का आधार मानने वाले वैज्ञानिकों ने मानव व्यवहार को व्याख्यातित करने के लिए मूल प्रवृत्तियों की जो सूची बनानी आरंभ की, उसमें सन 1924 के अंत तक करीब 14,000 मूल प्रवृत्तियां। कब की बात है ये? 1924 में कितना बताया? 14,000 मूल प्रवृत्तियां बताया अन्य मनोवैज्ञानिक वेत्ताओं ने। और इसमें सबसे बड़ा विवाद पैदा यह हुआ कि इस सिद्धांत की सफलता पर प्रश्न चिन्ह भी लगा कि सिर्फ 14 मूल प्रवृत्तियां नहीं होती, 14,000 मूल प्रवृत्तियां आती हैं। तो इस सिद्धांत को मान्यता तो नहीं मिली, लेकिन इस सिद्धांत का महत्वपूर्ण पूर्ण रूपेण समाप्त नहीं हुआ। इस सिद्धांत का जो महत्व है वो पूर्ण रूपेण समाप्त नहीं हुआ और अभी भी इसे एक महत्वपूर्ण सिद्धांत माना जाता है। तो ये टेट की परीक्षाओं में पूछा जाता है कि मैकडूगल ने मूल प्रवृत्तियों को कितने क्रम में बांटा है, और इनसे भी संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला इसी क्रम में हम पढ़ेंगे अभिप्रेरणा में मांग का सिद्धांत। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन 1954 में मैस्लो द्वारा किया गया। इस सिद्धांत के अनुसार मनुष्य का व्यवहार उसकी आवश्यकताओं से प्रेरित होता है। मैस्लो ने आवश्यकता को एक विशेष क्रम में नीचे से ऊपर की ओर में प्रस्तुत किया है, जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। देखिए, यहाँ सबसे पहले हम नीचे की तरफ चलेंगे कि शारीरिक आवश्यकताएं। दूसरा, इससे ऊपर द्वितीय जो चरण है उसमें है सुरक्षा की आवश्यकताएं। तीसरा जो चरण है उसमें है संबद्धता एवं स्नेह की आवश्यकताएं। चौथा जो चरण है उसमें सम्मान की आवश्यकताएं। पांचवा जो चरण है उसमें आत्मसिद्धि की आवश्यकताएं। तो ये जो उन्होंने मांग का सिद्धांत रखा है उसका जो प्रथम बेस है वो है शारीरिक आवश्यकताएं। तो आइए चलते हैं, समझते हैं कि शारीरिक आवश्यकताएं किसे कहते हैं। देखिए, मनुष्य को जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भोजन, पानी, आराम और यौन संबंधी कुछ प्रमुख आवश्यकताएं महत्वपूर्ण होती हैं। इन आवश्यकताओं की पूर्ति के बिना वह प्रायः इससे ऊपर के स्तर की आवश्यकताओं की प्राप्ति नहीं कर सकता। ये आवश्यकताएं इतनी प्रबल होती हैं कि इसके कारण कभी कभी व्यक्ति सामाजिक जो मूल्य होते हैं और मानकों की अवहेलना करने लगता है। ठीक है। फिर इसके बाद दूसरा जो चरण है वो है सुरक्षा की आवश्यकताएं। मैस्लो के अनुसार पहली आवश्यकता की पूर्ति के पश्चात व्यक्ति जो है सुरक्षा की आवश्यकता महसूस करने लगता है। और उस सुरक्षा की आवश्यकताओं में कौन कौन सी चीजें होती हैं? जैसे शारीरिक सुरक्षा, जीवन की स्थिरता, निर्भयता, बचाव, भय और चिंता की ओर बढ़ने लगता है। ठीक है। तो शारीरिक आवश्यकताएं जब पूरी हो जाती हैं तभी व्यक्ति जो है सुरक्षा की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आगे बढ़ता है। तीसरे क्रम में जैसा आप देख रहे हैं, तो तीसरे क्रम में संबद्धता व्यक्ति को परिवार, समाज में प्रतिष्ठा का सम्मान प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती है। क्या करती है? व्यक्ति को परिवार और समाज में प्रतिष्ठा व सम्मान प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती है। वह किसी समूह के सदस्यता को प्राप्त करने के लिए प्रयास करता रहता है। तो ये तीसरा चरण हो गया। इसके बाद जो है चौथा चरण है, और चौथा चरण इसलिए महत्वपूर्ण है कि प्रथम
तीन, प्रथम तीन मतलब शारीरिक आवश्यकताएं, सुरक्षा की आवश्यकताएं और संबद्धता एवं स्नेह की आवश्यकताएं की पूर्ति के बाद ही व्यक्ति को आत्मसम्मान तथा दूसरों से सम्मान पाने की आकांक्षा अभिप्रेरक का काम करते हैं। ठीक है। इसके बाद जो मैस्लो ने बताया है अंतिम जो चरण है आत्मसिद्धि की आवश्यकताएं, तो मैस्लो के अनुसार आत्मसिद्धि की आवश्यकताएं व्यक्ति के लिए अंतिम प्रेरक होती हैं। क्या होती हैं? व्यक्ति के लिए अंतिम प्रेरक होती हैं और इस स्तर के लिए व्यक्ति तभी बढ़ता है जब वह प्रथम 4 स्तरों तक पहुंच चुका होता है। मतलब जब शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर लेता है, सुरक्षा की आवश्यकताओं की पूर्ति कर लेता है, संबद्धता एवं स्नेह की आवश्यकताओं की पूर्ति कर लेता है, सम्मान की आवश्यकताओं की पूर्ति कर लेता है, तभी वह अंतिम चरण में आत्मसिद्धि की आवश्यकताओं की ओर अभिप्रेरित होता है। तो ये था मैस्लो का अभिप्रेरणा में मांग का सिद्धांत। ठीक है। इसके बाद जैसा कि आप देख रहे हैं कि अभिप्रेरणा के सिद्धांतों में ही एक और जो महत्वपूर्ण सिद्धांत है वह है अभिप्रेरणा का अंतर्नोद का सिद्धांत। अभिप्रेरणा का अंतर्नोद का सिद्धांत, देखिए इसके प्रतिपादक हल महोदय हैं जिन्होंने 1943 ईस्वी में इसका प्रतिपादन किया है। ठीक है। इस सिद्धांत को स्पेन तथा अन्य मनोवैज्ञानिकों ने मान्यता प्रदान की। अंतर्नोद को मनोवैज्ञानिकों ने मूल प्रवृत्ति के स्थान पर प्रतिपादित किया। उनके अनुसार अंतर्नोद किसी शक्ति का मूल स्रोत होता है जो मानव प्राणी को क्रियाशील बनाता है। जैसे भोजन पानी की आवश्यकता की स्थिति व्यक्ति में तनाव उत्पन्न कर देती है, जो व्यवहार को व्यक्त करने के लिए शक्ति प्रदान करती है। यह बढ़ी हुई शक्ति भोजन पानी के लिए व्यक्ति को प्रेरित करती है। संक्षेप में अगर कहें तो शारीरिक तनाव उत्पन्न कर आवश्यकता की लक्ष्य पूर्ति के लिए व्यक्ति शक्ति का प्रभावी अंतर्नोद है। एक बार फिर से समझ लीजिए कि संक्षेप में व्यक्ति का जो शारीरिक तनाव होता है वह उसकी आवश्यकता की लक्ष्य की पूर्ति के लिए उत्पन्न शक्ति का प्रभावी अंतर्नोद होता है। ठीक है। इस शक्ति में भूख, प्यास, काम को जाना जाता है। तो इसको हम यहां लिख देते हैं, भूख, प्यास और काम। काम का मतलब होता है सेक्स। काम का अर्थ होता है सेक्स। ठीक है। अगला जो सिद्धांत है वो है अभिप्रेरणा का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। तो जैसा कि मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत है तो इसमें स्वाभाविक है कि सिगमंड फ्रायड का ही नाम आएगा, क्योंकि सिगमंड फ्रायड ही मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के जनक माने जाते हैं। ठीक है। सबसे पहले इस सिद्धांत में फ्रायड ने ही व्यवहार के अभिप्रेरकों की ओर मनोवैज्ञानिकों का ध्यान आकृष्ट किया। इस सिद्धांत के अनुसार मनुष्य के व्यवहार को प्रभावित करने वाली अभिप्रेरणा के 2 मूल कारक होते हैं। पहला मूल प्रवृत्ति और दूसरा अचेतन मन। तो इसमें जो पहला कारक होता है वो होता है मूल प्रवृत्ति और दूसरा जो होता है वो होता है अचेतन मन। अचेतन मन। ठीक है। पहला क्या कारक हो गया आपका? मूल प्रवृत्ति, मूल प्रवृत्तियां, और दूसरा हो गया अचेतन मन। ठीक है। तो देखिए फ्रायड के ही अनुसार मनुष्य में मूल रूप से 2 ही मूल प्रवृत्तियां होती हैं। पहला जो होता है जीवन मूल प्रवृत्ति और दूसरा जो है मृत्यु मूल प्रवृत्ति। ठीक है। जो क्रमशः उसे संरचनात्मक और विध्वंसनात्मक व्यवहार की ओर प्रवृत्ति करता है या उसे ले जाता है। साथ ही उसका अचेतन मन उसके व्यवहार को अनजाने प्रभावित करता रहता है। इस सिद्धांत के संबंध में
पहले यह बात है कि फ्रायड ने जो मूल प्रवृत्ति संबंधी विचार को ही मनोवैज्ञानिकों को मान्य करने के लिए कहा, परंतु इसको मान्य नहीं किया गया। दूसरी बात यह है कि मनुष्य के व्यवहार केवल उसके अचेतन मन से ही नहीं अपितु अर्धचेतन मन से और चेतन मन से ही संचालित होते हैं। ठीक है। इसके बाद जो है अगला है अभिप्रेरणा का प्रोत्साहन का सिद्धांत। तो आप जैसा देख पा रहे हैं कि इसके प्रतिपादक बोल्स और फाफमैन हैं। इस सिद्धांत के अनुसार मनुष्य अपने वातावरण में स्थिर वस्तु, स्थिति अथवा क्रिया से प्रभावित होकर कार्य करता है। वातावरण के इन सभी तत्वों को इन्होंने प्रोत्साहन माना है। ठीक है। इनके अनुसार प्रोत्साहन दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है धनात्मक और ऋणात्मक। तो इसमें भी धनात्मक और दूसरा ऋणात्मक। तो क्या होता है कि इनके अनुसार जो प्रोत्साहन दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है धनात्मक और दूसरा होता है ऋणात्मक। यानी सकारात्मक, धनात्मक को सकारात्मक भी कह सकते हैं और ऋणात्मक को जो है नकारात्मक भी कह सकते हैं। तो जो धनात्मक होता है, जैसे भोजन, पानी आदि मनुष्य को लक्ष्य की ओर ले जाते हैं, तो ये सभी जो है धनात्मक प्रोत्साहन के सूचक हैं। जबकि जो ऋणात्मक प्रोत्साहन है उसमें जैसे दंड या बिजली का झटका इत्यादि लक्ष्य की ओर बढ़ने से रोकते हैं। तो ये जो है ऋणात्मक प्रोत्साहन में आता है। यह सिद्धांत क्योंकि मनुष्य को केवल बाह्य कारणों पर ही बल देता है, इसलिए यह अपूर्ण माना जाता है। ठीक है। इसके बाद देखिए अभिप्रेरणा का शारीरिक क्रिया का सिद्धांत है। तो अभिप्रेरणा का जो शारीरिक क्रिया का सिद्धांत है उसके प्रतिपादक है मार्गन। इनके अनुसार मार्गन के अनुसार समस्त व्यवहार क्रियाओं पर आधारित होता है। ठीक है। प्राणी की प्रतिक्रियाएं किसी भी बाह्य उद्दीपन पर निर्भर रहकर शारीरिक संरचना, प्रेरक स्थिति पर निर्भर करता है। अर्थात शरीर में प्रेरक स्थिति बनी रहती है, जैसे रक्त कारक के द्वारा ही क्रिया होना। शरीर में स्नायु तंत्र, रक्त संचार, अंतःस्रावी ग्रंथियां आदि शारीरिक तंत्रों आदि में परिवर्तन होते रहते हैं। इसके प्रभाव स्वरूप प्राणी क्रिया करता है। शारीरिक तंत्रों पर नियंत्रण लगाने और उत्तेजित करने के द्वारा अपेक्षित व्यवहार होने की दशा बनाने की दृष्टि से यह सबसे महत्वपूर्ण होता है। ठीक है। तो ये था आपका आज अभिप्रेरणा के प्रमुख सिद्धांत। धन्यवाद।